जी। आपने हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की प्रेडिक्शन की थी। मेरे हिसाब से तो 23 अगस्त को वॉर शुरू हो जाएगी इंडिया पाकिस्तान, और उसमें पीओके भी वापस आएगा और पाकिस्तान के टुकड़े भी हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का आधार क्या है, बेस क्या है? देखिए, ज्योतिष जो है वो मदर ऑफ ऑल ऑक्युल्ट साइंसेज है, यानी जितने भी रहस्यमय विज्ञान है जिनके द्वारा भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, उनकी जो माँ है वो ज्योतिष है। मोदी जी क्या लगता है कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे? लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है जो मृत्यु तक को टाल सकता है, क्या ये बात सच है? अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सारे ग्रह निष्फल हैं फिर तो कोई भी, लेकिन इतनी शक्ति होनी चाहिए आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके संस्कारों में, आपके कार्यों में। तो राहुल गांधी का अगर आपने चार्ट रीड किया है तो क्या वो कभी हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कि पहले कुंडली मैचिंग इसलिए होती थी कि शायद पहले प्रेडिक्शन की जाए कि इतने गुणों का मिलना जरूरी है। ये क्या सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले लोग जब पूछते थे ये लड़का लड़की अष्टकूट मिलान हम करते थे, लेकिन आजकल पहला क्वेश्चन हर माता पिता का ये होता है, हमारे बेटे को या बेटी को मार तो नहीं देगा। आपने कभी योगी आदित्यनाथ की कुंडली रीड की? तो प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं कि अगर नाम जप कर रहे हो आप तो इस दुनिया में आप बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम को टाल सकते हो, राधा नाम का जप करते हो। तो आपके हिसाब से मंत्र जाप करना ज़्यादा अच्छा है या फिर नाम जप करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, नाम जप करें या कोई भी मंत्र का जाप करें, सब वर्क करेंगे अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो और उसके साथ अपना व्यवहार भी चेंज कर रहे हो। 2025 जो है दिस इज अ ईयर ऑफ डेथ्स। आने वाला टाइम कैसा रहेगा भारत का? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक सीजन 2 है और ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने तहसीन पुणेवाला के साथ किया था जो कि बहुत ही बड़ा सक्सेस था। हर एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज गए हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी है। शी यूज्ड टू बी अ बैंकर। उसके बाद के.एन. राव जी से, जो इस इंडिया के, कह सकते दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है। फिर मैं हमने उनसे एजुकेशन लिया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा और फिर अपना करियर एस्ट्रोलॉजी में ही स्टार्ट कर दिया। मैम बेसिकली अपने एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस की वजह से जानी जाती है। सो लेट्स वेलकम हर ऑन माय शो। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। वाइब अच्छी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है वास्तु के हिसाब से ये प्लेस अच्छा है? नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, उत्तम। ठीक है। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड शोज देखे होंगे, पॉडकास्ट देखे होंगे, लाखों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज जो हम बेसिकली इस एपिसोड में कुछ अलग, कुछ नया रखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये हम जो इस पॉडकास्ट में मैक्सिमम जो हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी का आधार क्या है, बेस क्या है? क्योंकि कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। बहुत सारे लोग लाल किताब से सीखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, वशीकरण पार्ट है, ब्लैक मैजिक पार्ट है। आपका क्या बेस है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, ज्योतिष जो है वो मदर ऑफ ऑल ऑक्युल्ट साइंसेज है, यानी जितने भी रहस्यमय विज्ञान है जिनके द्वारा भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, उनकी जो माँ है वो ज्योतिष है। और वैदिक ज्योतिष जो है वो ही सबका आधार है और उसमें 33% गणित है, 33% विज्ञान के प्रिंसिपल्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी में भी आते हैं, और साथ में इंट्यूशन पावर भी है। और एक अच्छा गुणी ज्योतिषी जो होता है वह पहले उसके लिए ना केवल उसे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना होगा, जो ज्योतिष के 26 ग्रंथ है उनका अध्ययन करना होगा, बल्कि उसके साथ साथ उसके कई सारी और गुण भी उसमें होने चाहिए। जैसे उसे भगवान का भक्त होना चाहिए, उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो झूठ ना बोलता हो, वो शांत रहता हो, तब जाके वह ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद अच्छी प्रेडिक्शन, अच्छी भविष्यवाणियां कर सकता है। क्योंकि अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो दूसरों को दुख दे रहा है, करप्शन कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का ज्योतिष ज्ञान खंडित हो जाता है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के 26 ग्रंथों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। हमारे गुरुजी श्री के.एन. राव जी के अंतर्गत मैंने रिसर्च करी है। 2003 में मैंने आचार्य भारतीय विद्या भवन दिल्ली से किया, जहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम कोचिंग होती है। 2 साल का पूरा कोर्स है अलंकार आचार्य, और उसके बाद फिर रिसर्च है। तो रिसर्च में हमें 22 साल हो गए हैं और अभी भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और हम सबका उद्देश्य ज्योतिष, जेन्युइन ज्योतिष जो है उसको सामने लाना है। समाज में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आज से हजारों साल से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले राजा महाराजा इसका इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजाओं के यहाँ कोई ना कोई गुणी ज्योतिषी उनके राज दरबार में होता था।
कभी भी किसी युद्ध के लिए जाना हो या अगर बारिश नहीं हो रही है, उससे संबंधित प्रिडिक्शंस जो चीज़ें ली जाती थी ग्रहों के आधार पर। और ग्रह तो हमारे आप जानते ही हैं जो हमारे सौरमंडल में हैं, हम उनको लेते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो 8 हो गए हैं, अब तो प्लूटो को हटा दिया गया है। लेकिन जो ग्रह वर्ड है वो संस्कृत का जो शब्द है उसका मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके कर्मों के अनुसार आपको पकड़ता है। कर्मा थ्योरी बेसिस है ज्योतिष का। और उसके लिए भी गणित के जो प्रिंसिपल हैं, प्रॉपर जब जन्म होता है किसी बच्चे का या किसी राष्ट्र का या किसी भी स्थान के बारे में या किसी प्रश्न का भी जन्म अगर होता है तो उस समय की आकाश में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति को लिया जाता है। जैसे आप इस कमरे में इस समय जहाँ बैठे हैं और मैं आपके राइट साइड बैठी हूँ, ऐसे ही आकाश में ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होते हैं जब जन्म होता है। तो पूरब दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, क्योंकि पूरे आकाश को ज़ोडिएक को 12 भागों में बांट दिया गया है और उन 12 भागों का नाम 12 राशियां जो है उनके नाम से उनको चिन्हित करा गया है। अब कोई ग्रह अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो जन्म के वक्त वो जिस राशि में दिखेगा, मतलब राशि एक स्पेस का एक पार्ट है बेसिकली, और वहां पे अगर वो ग्रह बैठा है तो उसके अलग फल हो सकते हैं अगर वो दूसरी राशि में बैठेगा। तो अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग कुंडली में 12 घर होते हैं, तो 12 घर में 12 राशियां बैठती हैं और फिर उसमें 9 ग्रह बिठाए जाते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है, क्योंकि वो प्लैनेट्स नहीं है, वो ग्रह है, ग्रह वर्ड है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे हफ्ते के 7 दिन होते हैं उसके 7 दिनों के एक एक दिन से ग्रह लिए जाते हैं। 2 ग्रह राहु केतु लिए गए हैं, जो कि वैसे तो फिजिकल एंटिटी नहीं है, है ना। राहु केतु कोई फिजिकली आप देख नहीं सकते, लेकिन वो भी अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो जो सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर काट रही है उस ऑर्बिट पे, और चंद्रमा पृथ्वी के आगे चारों चक्कर काट रहा है, वो दोनों ऑर्बिट जहाँ कटती हैं उन 2 पॉइंट्स को राहु और केतु नाम दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। क्यों दिया है? क्योंकि उन पॉइंट्स पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है और वो भी वाइब्रेशन हमें इफेक्ट करती हैं। तो वो पॉइंट्स को, जो नॉर्थ नोड है और साउथ नोड है, जो ऑर्बिट्स कट रही हैं, तो वो बेसिकली चंद्रमा के नोड्स ही हैं और उनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो 7 ग्रह जो हमारे वार के हो गए, यानी कि सूर्य का हमारा रविवार, चंद्रमा चंद्रवार, और ये वार भी इसलिए दिए गए हैं कि उस दिन का पहला घंटा जो होता है, पहला होरा, वो उस ग्रह के नाम पे उसका नाम दिया गया है। पुराने समय में, आज से हजारों साल पहले वैदिक काल में तो राशि और ये जो आप मास देखते हैं, है ना, प्रतिदिन वार देखते हैं, ये नहीं होते थे। तब नक्षत्र दिवस होता था, जैसे पुष्य दिवस होता था, पुष्य नक्षत्र जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में दिखेगा, और इसी तरह अलग अलग नक्षत्रों से दिवस होते थे। उस समय मंथ नहीं होते थे बेसिकली, उस समय अभी भी सावन भादो आसिन। जी हाँ, इस समय सावन का महीना चल रहा है, आज दुर्गाष्टमी है और अभी पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन वाले दिन श्रावण मास की पूर्णिमा में मनाया जाएगा। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो तो बेसिकली प्रॉपर साइंस बेस्ड है, प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारी चीज रिवॉल्व जीवन, हमारे जो त्योहार हैं ये सब भी बहुत अच्छे बेस्ड हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि सावन के महीने में लड़कियां सावन के झूले झूलती हैं, तैयार होती हैं। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पिता के घर जाती हैं। क्यों जाती हैं? वो बाकी किसी और महीनों में क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इस समय जब सावन के महीने में जब बारिश का मौसम होता है तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और इसलिए यूटीआई का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है लड़कियों को। तो इसीलिए उस महीने में वर्जित रहे संसर्ग पति पत्नी का, इसीलिए उनको भेजा जाता था ताकि वो उस समय। अब अच्छा, एक और बात, जब आसमान में सावन भादों में बादल छाए रहते हैं, सनलाइट कम होती है, विटामिन डी नहीं मिलता है, तो आप लो फील करते हैं, आप डिप्रेस फील करते हैं। तो इसीलिए अपने पिता के घर अपनी बहनें, अपनी सहेलियों से, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से जब मिलती है लड़की, तो उसका मन जो लो फील कर रहा था वो अच्छा हो जाता है। झूले झूलेगी, मेहंदी लगाएगी, है ना, इससे चूड़ियां पहनेगी, श्रृंगार करेगी, तो वो मन उसका डिप्रेशन से बाहर हो जाता था। आजकल आप देखते हो डिप्रेशन आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि आजकल की लड़कियां वो सब नहीं करती, श्रृंगार भी नहीं करती हैं, और ऑब्वियसली शायद टाइम और ऑफिस कमिटमेंट, असाइनमेंट के कारण भी नहीं करती। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतने सालों की प्रेडिक्शंस जो हम लोग पिछले 25 साल से कर रहे हैं, उसमें हमने जिन लोगों को ये गाइड किया कि वो प्रॉपरली ड्रेसअप हो जाए, जो भी वुमेन मैरिड हैं उनके मैरिटल डिस्ट्रेस भी कम हो गया,
और जहाँ पे भी संबंध खराब हो रहे थे वहां पर भी कई इस तरह के उपाय करने से बड़ा फर्क पड़ा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या क्या कर सकता है एक आम इंसान की जिंदगी में, एक देश की तरक्की में, क्योंकि आपने हाल ही में बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, आपके यूट्यूब पे भी वीडियोज है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग सही भी हुए हैं। आपने हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की प्रेडिक्शन की थी जी, और शायद वो सही हुई है जी, तो जी। ये प्रेडिक्शन का आधार क्या है, कैसे प्रेडिक्शन करते हो आप लोग? देखिए ज्योतिष शास्त्र बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास। एक तो मैंने आपको बताया जन्म के वक्त जो कुंडली बनती है, चाहे वो देश की हो, चाहे वो किसी भी स्थान की हो या किसी व्यक्ति विशेष की हो। अब उस कुंडली के भी 16 डिविजनल चार्ट बनते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 16 चार्ट एक कुंडली से बनते हैं मिनिमम। उन 16 चार्ट्स का अध्ययन किया जाता है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद दशा लगाई जाती है, कौन सी दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा, और फिर गोचर में इस समय ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्योंकि जन्म के वक्त तो ग्रह कहीं थे, अब वो गोचर में मूवमेंट तो चल रहा है। तो ये डिविजनल चार्ट्स, दशा सिस्टम, देन ट्रांसिट प्रिंसिपल्स, ये सब लगा के प्रिडिक्शन की जाती है। और साल की 12 कुंडलियां बनती हैं। सूर्य का प्रवेश जब हर राशि में होता है उनकी कुंडलियां, जिसे सूर्य वीथी चार्ट कहते हैं, वो बनती हैं मुंडन प्रिडिक्शंस के लिए। और फिर पक्ष कुंडलियां बनती हैं और फिर इन सब प्रिंसिपल्स को लगा के हम मुंडन प्रिडिक्शंस करते हैं, जिसे हिंदी में मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है। और मेदिनी ज्योतिष से देश, किसी भी देश के लिए बहुत 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 फायदा होगा। कई देशों के बारे में हमने इस साल की प्रिडिक्शंस करी हैं, चाइना, जापान और अन्य कई देशों के बारे में, जो ऑलरेडी अपलोडेड है इंटरनेट पे, तो वो आप देख सकते हैं। क्या कहा जाता है कि 2025 जो है दिस इज अ ईयर ऑफ डेथ्स, क्योंकि हमने बहुत सारे डेथ्स ऑलरेडी देख चुके हैं। जी। अभी एक प्लेन क्रैश कर गया, इंडिया में हुआ, रशिया में भी एक प्लेन क्रैश कर गया, बांग्लादेश में एक प्लेन क्रैश कर गया, वॉर्स हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो बेसिकली दिस इज अ ईयर ऑफ डेथ। तो आने वाला टाइम कैसा रहेगा भारत का? देखिए भारत, ये एक साल तो क्रूशियल है ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए। भारत उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, सबके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और इवन अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस साल जो षडग्रही योग बना था 29 मार्च 2025 को, वो काफी ज्यादा षडग्रही योग में काफी सारे ग्रह कुंडली के अगर 8वें घर में बैठ जाते हैं या छठे घर में बैठ जाते हैं तो तंग करते हैं। तो इस साल कई देशों की कुंडलियों में छठे और 8वें में ये योग बन रहा था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब में ये योग बन रहा है। तो वॉर तो होनी ही थी, हुई भी है और आगे भी होगी। भारत और पाकिस्तान में फिर से वॉर हो गया आपका? जी। आने वाले सितंबर में, 4 सितंबर से भारत की कुंडली में, भारत देश की कुंडली जो है उसमें मंगल की महादशा 60 साल के लिए शुरू होने वाली है, जो काफ़ी वॉर को दिखाती है, काफ़ी जान माल की हानि को दिखाती है, नुकसान को दिखाती है। तो डेफिनेटली हम सब तो प्रे करेंगे कि वॉर ना हो, और वॉर होती भी है तो बहुत कम नुकसान हो, लेकिन ये तो दृढ़ प्रेडिक्शन है, ये तो होके रहेगा। तो आप क्या कहना चाहती हो कि आने वाले 7 साल जो इंडिया के लिए बुरा जाने वाला, अच्छा नहीं आएगा वो? 7 साल तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि 7 साल सारे खराब हैं, लेकिन जो शुरू के 6 महीने होते हैं किसी भी देश, देखिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जब बनता है तो पहले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी आने लगती है। तो अभी 6 महीने जो हैं, अभी अगस्त से ही शुरू हो जाएगा वैसे तो। इंडिया पाकिस्तान वॉर अगस्त से शुरू हो रहा है फिर से? जी बिल्कुल, मेरी प्रेडिक्शन मैम ये लाइव प्रेडिक्शन कर रही है हमारे कैमरे पे, हमारे पॉडकास्ट पे। होप आपको ये स्क्रिप्टेड ना लगे, मैं ये वीडियो पहले ही अपलोड करूंगा। और मैम का कहना है कि कितने अगस्त को? 23 अगस्त से इंडिया और पाकिस्तान का फिर से वॉर होगा, और उस वॉर में इंडिया की जीत होगी, राइट? बिल्कुल, इंडिया की जीत होगी और इंडिया अपना खोया हुआ प्रदेश पीओके भी वापिस पा लेगा और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। हो सकता है बलूचिस्तान की लिबरेशन जो ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं वो एक्सेप्टेंस मिल जाए, और हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब डिक्लेयर कर दे। पाकिस्तान के तो 2 कम से कम टुकड़े इस साल होने हैं, और हो सकता है 4 टुकड़े इसी साल होने में। बिल्कुल हो जाएगा, तो यही चाह रहे हैं बहुत दिन से। नहीं, कोई भी वॉर किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, और 2 से 3 डिकेड्स यानी 30 साल पीछे चला जाता है कोई भी देश। देखिए वॉर होगी तो भारत में भी वॉर का इफेक्ट तो होगा, कुछ लोग यहाँ भी मरेंगे। तो जिनकी कुंडलियों में दशा खराब होगी डेफिनेटली उन्हीं को प्रॉब्लम होगी। नहीं तो आप जानते हैं पहलगांव जो इंसिडेंट हुआ, 26 लोग मरे, लेकिन आपको पता है उस समय 8 आतंकवादी नहीं थे, 30 आतंकवादी आए थे, लेकिन वो लोग सारे वहां पहुंच नहीं पाए और 300 लोगों को मारने का उनका वो था
कम से कम। तो आप लेकिन कैसे ये कम कह मरे। सकते हो ये बात आप? ये तो फैक्ट्स अवेलेबल हैं जो अच्छा। एजेंसीज ने डाले हैं कि इतनी सारा सब ट्रिक थी, वो तो वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन इसको यही कह सकते हैं, कई लोग वहां से भागे थे। आपने अगर न्यूज सब पढ़ी हो, कई अच्छा। लोग वहां बच के निकल गए। इसको कह सकते हैं उनके पर माँ बाप का आशीर्वाद था, या उनके ग्रह अच्छे थे, उनकी दशाएं अच्छी थी, तो वो बच गए। लेकिन जो लोग मर गए, जिनका जो 2 न्यूली वेड कपल्स थे, अलग हो गया, उनका जोड़ा बिछड़ गया, वो बहुत ही दुखद है। तो ऐसा नहीं है ज्योतिष आज डराने के लिए नहीं है, लेकिन ज्योतिष के द्वारा आप अगर पहले से आपको पता चल जाता है कि कोई खराब समय है, तो उस समय ना निकले। जैसे फरवरी में हमने प्रोडिक्शन डाल दिया था कि अप्रैल और मई महीना भारत पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है। मैंने तो ओपनली साफ शब्दों में बोला था कि भारत में जो लोग सिर्फ अर्जेंट ही हो, मैंडेटरी है जाना, ऑफिस जाना है या कोई टूर है, तभी जाए, नहीं तो इधर उधर घूमने ना जाए। 2025 में आप वैसा कुछ काम ना करें जो खतरा बड़ा हो, राइट? 2025 थोड़ा सा इस साल देखे क्यों खराब है, अब आप इस पे भी बात कर लेते हैं। इस साल कई ग्रहों ने, बड़े ग्रहों ने राशियां बदली हैं। इस साल शनि ने 2.5 साल बाद राशि बदली है। 30 मार्च को वो आ गए हैं मीन राशि में, और जल तत्व जो तत्व है पृथ्वी का, वो थोड़ा पीड़ित हो गया है। फिर मंगल इस साल नीच के रहे, और अब मंगल ने भी राशि बदली है। और साथ में राहु केतु ने 1.5 साल बाद राशि बदलते हैं, उन्होंने भी बदली है। फिर बृहस्पति अतिचारी हैं इस समय 5 महीने से, 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में 5 महीने में बृहस्पति कवर कर लेंगे और कर्क में आ जाएंगे, जबकि ऐसे वो 1 साल में कवर करते हैं। तो आप सोचिए, जब बड़े बड़े ग्रह जल्दी जल्दी चलेंगे या कुछ ऐसा कार्य होगा, तो डेफिनेटली बड़े बड़े चेंजेस पृथ्वी पे होते हैं, और युद्ध की संभावना तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये बात आप सही कह रही हो, क्योंकि कहते हैं कि अर्थ में 70% वाटर है, और इन जितनी भी अर्थ वाटर बॉडी है, सबको मून कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो, क्योंकि हाई टाइड्स वगैरह जितने भी टाइड्स आते हैं वो मून के मोशन से होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो हमारे इमोशन कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चांद कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो ग्रह जैसे कहते हैं, जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारे शरीर में भी सभी ग्रह ब्रह्मांड है, और ये ग्रह हमारे इमोशंस को, हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, कभी कभी आपको ज्यादा लो फील होता है, किसी दिन ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है उस दिन का जो नक्षत्र, चंद्रमा का जो गोचर है, वो किसी पीड़ित या खराब मेलेफिक प्लैनेट के नक्षत्र में हो गया है, तो वो आपके लिए वो नेगेटिव है। तो उसके बाद इसीलिए कहते हैं आप ठंडा पानी पी लो, बैठ जाओ, 2-3 घंटे बात मत करो, या 2-3 दिन बाद वो काम करो, ताकि हर दिन चंद्रमा एक नक्षत्र बदलता है, तो वो नक्षत्र बदल जाएगा, 2-3 दिन में चेंज हो जाएगा। इवन 2.25 दिन में तो राशि बदल जाती है चंद्रमा की। अच्छा। तो चंद्रमा राशि बदल लेगा, तो आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है। अभी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, बिग बॉस 13 की वो कंटेस्टेंट भी रह चुकी है। लाइव शो में पारस अपना खुद का एक शो भी चलाता है, नाम सुना होगा आपने, वो 13 का वो भी कंटेस्टेंट था। उसने लाइव शो में शेफाली जरीवाला के बारे में बोला था कि आपकी जो राहु की दशा है वो खराब चल रही है, और इसकी वजह से सडन डेथ्स की चांसेस बढ़ जाती है। जी देखिए, इस साल की जो चैत शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनी है, उसमें शुक्र जो है, जो वुमेन का कारक ग्रह है, वो पीड़ित भी है, वैसे तो उच्च का है, लेकिन बहुत सारे पाप ग्रहों के साथ अष्टम में बैठ गया है। तो ये तो मार्च से ही हमने प्रेडिक्शन कर दिया था कि ये साल वुमेन रिलेटेड कई सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो अचानक होंगे, और जो शायद दुखद भी होंगे। आप जानते हैं शेफाली जरीवाला का तो खैर निधन हो ही गया। इसके अतिरिक्त आपने मुस्कान का केस सुना होगा, जो मार्च में हुआ था मेरठ में, जिसने ड्रम में वो काट के अपने हस्बैंड को डाल दिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो इसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है? जी। इसके बाद राजा रघुवंशी का आपने सुना होगा, सोनम रघुवंशी उसको मार दिया। तो ये वुमेन इस समय बहुत हिंसक हो रखा है कंटेंट, क्योंकि वीनस जो है वो अफ्लिक्टेड था इस साल की कुंडली में। तो इस साल तो बहुत सारे वुमेन रिलेटेड बड़े इंसिडेंट हो, और भी कांड बढ़ सकते हैं। जी हो सकते हैं। वो तो खैर जिसकी दशा होगी वही होगा, लेकिन ये सबको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, एक अच्छे गुणी ज्योतिषी को। और 21 साल के बाद तो सभी को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, हर साल एक बार कम से कम। तो आजकल औरतों का रूप जो है वो काली माँ विकराल हो गया है। राइट। आज तक लड़कों ने जुल्म किया है, अब थोड़ी लड़कियों के भी जुल्म को नहीं, जुल्म करना तो कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे लड़का करे या लड़की करे। लेकिन अभी देखिए, ये इंसिडेंट होने से क्या हुआ है, मैरिज रिलेटेड जितने भी प्रेडिक्शंस के लिए लोग आते हैं, पहले लोग जस्ट पूछते थे, ये लड़का लड़की अष्टकूट मिलान हम करते थे, और बाकी मैचिंग करते थे, दशा मिला ली और ग्रह और दोष साम्यम कर लिया। लेकिन आजकल पहला क्वेश्चन हर माता पिता का, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, वो ये होता है, हमारे बेटे को या बेटी को मार तो नहीं देगा,
क्राइम हैज कम अप इन मैरिज। इससे मैरिज इंस्टीट्यूशन को इतना लॉस हुआ है। ये साल मैंने ये प्रिडिक्शन में बोला है अपने मार्च के वीडियो में कि वुमेन मैरिज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को लॉस होने वाला इस साल, क्योंकि वो वीनस जो कारक होता है मैरिज का वो अफ्लिक्टेड है। लोग शादी करना है तो छोड़ देंगे, या शादी पर से विश्वास उठ रहा है, या शादी के पार्टनर से डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रही है, और बहुत सारे अलग। तो शादी से पहले कुंडली जो पहले मैचिंग होती थी, आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक रिलेट कर रहा है कि पहले कुंडली मैचिंग इसलिए होती थी कि शायद पहले ही प्रेडिक्शन की जाए कि इतने गुणों का मिलना जरूरी है। ये क्या सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंडली मिलान करना शादी से पहले? बिल्कुल। देखिए, कुंडली मिलान ही नहीं, इसके अतिरिक्त आपको एजुकेशन के लिए भी, प्रोफेशन के लिए भी कुंडली दिखानी चाहिए। मैं आपको पहले एजुकेशन से बताती हूँ, फिर मैरिज पे हम आते हैं। एजुकेशन जो है, अगर किसी बच्चे को जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, सपोज उसने साइंस लिया 10+2 में, और अब वो तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया भी था जो आईआईटी में ही एडमिशन चाहता था, लेकिन उसका आईआईटी में नहीं दिख रहा था। उसका तो एक नॉर्मल, नॉमिनल, मॉडरेट, मीडियम लेवल के कॉलेज में एडमिशन था। तो मैंने उसको बोला, देखो आप ट्राई जरूर करो, बट ऐसा दिख रहा है कि आप आईआईटी तो नहीं होगा, लेकिन दुख करने की बात है, इंजीनियर आप जरूर बनोगे, करियर आपका बहुत अच्छा है। तो अब ये तो चलो ठीक है कि इंजीनियरिंग हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आपने सुना होगा, ये जो आईएएस ऑफिसर के लिए जो लोग एग्जाम देते हैं, जो कोटा में है ना, कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जो राजेंद्र नगर दिल्ली में भी, जहाँ बच्चे 5-5 साल पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और वो नहीं है अगर उनके भाग्य में है, तो डिप्रेशन भी होता है, और वो जो समय और जो एफर्ट्स, मनी, इनका लॉस होता है। तो कुंडली अगर आप 15 साल की उम्र में एक बार दिखा ले तो पता चल जाता है बच्चा क्या पढ़ेगा। अच्छा, तो कुंडली चेक करने के बाद करियर के बारे में प्रेडिक्शन करना बिल्कुल। पहले एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं, उसके बाद आपने ये भी नोट करा होगा कहीं कहीं एजुकेशन तो लोग बच्चे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन वो फिल्म लाइन में आ गए, या म्यूजिक डायरेक्टर। आप शायद मेरी बात कर रहे हो। जी। तो ऐसा भी है। तो आपको ये चूज करना, बच्चे को पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या सीखना है। जब उसका करियर ही उस फील्ड में नहीं है तो इतना समय, पैसा, एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। पर वो नॉलेज जो मिलता है उसमें एक अलग ही मजा है। नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन उसको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 5-5 साल लगाते हैं आईएएस के लिए, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका समय भी जाता है, जवानी के वो दिन जाते हैं, 5 ईयर, पैसा माँ बाप का हर साल 2-3 लाख का खर्चा जाता है, और फिर होता नहीं है, तो डिप्रेशन बहुत होता है, और जिंदगी भर वो डिप्रेशन रहता है। तो एटलीस्ट अगर आपको पता हो कि आपका, देखिए जो कुंडली है वो आपके जीवन का रोड मैप है, वो आपके जीवन का नक्शा है, खजाने का जैसे नक्शा होता है, वैसे आपकी सही कुंडली जो है, और एक अच्छा ज्योतिषी अगर उसे देखेगा तो वो आपको आपका गाइडेंस आपकी लाइफ के लिए बता देगा। अब आप उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे करना है, फिर आप उसको डिसाइड करो, तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय बचेगा, और साथ में आपके एफर्ट्स, मेहनत भी बचेगी। तो क्या बदला नहीं जा सकता वो जो लिखा हुआ है कुंडली में? देखिए, वो उस पे भी मैं आती हूँ। आपका एजुकेशन, प्रोफेशन डिसाइड हो गया, अब मैरिज पे आ जाते हैं। पहले मैरिज जो है, मैरिज अब 2 व्यक्तियों का मिलन है, लेकिन 2 परिवारों का भी मिलन भारत में माना जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़का लड़की की शादी हो गई। इट इज नॉट, मतलब ये सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन या सेक्स के लिए नहीं है, साथ में आपको मॉरल, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। और जो लीगल मैरिज है, जो आपको राइट भी देती है अपने स्पाउस के, फैमिली के पैसे में, उसकी फैमिली में, वो लीगल मैरिज अलग है। देखिए, जो ये गंधर्व विवाह होता है, आजकल तो लिव इन भी एक्सेप्ट हो गया है, वो गंधर्व विवाह है। लेकिन जो लीगल मैरिज होती है वो बृहस्पति के आशीर्वाद से, शनि की कृपा से होती है। इस पे आते हैं, लिव इन को गंधर्व विवाह कहते हैं, वो विवाह की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। देखिए, 8 तरह के विवाह होते हैं। अच्छा। जिसमें से 4 विवाह तो वर्जित ही माने गए हैं भारतीय शास्त्रों में। जैसे गंधर्व विवाह को वर्जित माना गया है, जिसमें आप सिर्फ लड़का लड़की का कंसेंट है, एंड दे कैन गेट फिजिकल। ठीक है, गंधर्व विवाह। लेकिन ठीक है, आजकल तो सब लोग पहले होता था शास्त्रों में। बिल्कुल, गंधर्व विवाह तो शकुंतला जी ने भी किया था दुष्यंत के साथ। अच्छा। गंधर्व विवाह है ना। तो बट वो रेयर केसेस में एक्सेप्टेंस होती थी, क्योंकि गंधर्व विवाह की जो संतान है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया उसे। लेकिन ऑब्वियसली गंधर्व विवाह में आप, पुराने समय में तो ऐसे जो शास्त्रों में है, वो अप्सराएं आती थी, राजाओं के साथ गंधर्व विवाह होते थे, लेकिन राजाओं की तो कई रानियां होती थी। लेकिन आज की डेट में मल्टीपल मैरिज होना बहुत बड़ा इशू है, इवन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है मैरिज में, है ना। फिर दूसरा हमारा ये बलात्कार जो होता है, वो भी एक तरह का विवाह है। वो विवाह? जी हाँ, उसको कहा जाता है राक्षस विवाह। अगर आपके कोई किसी लड़की के साथ अगर दशा आ गई और उसकी कुंडली में योग है राक्षस विवाह का,
वो बलात्कार है। ये चीजें लिखी रहती है जी पहले हाँ, से। ये बिल्कुल लिखा रहता है और वो भी वर्जित है। उसकी ठीक है। संतान भी जो होगी वो अच्छी नहीं है। इसीलिए जब कभी ये न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि उस लड़की का बलात्कार हुआ, बाद में लड़के वालों ने पैचअप करा और शादी करा दी, हाँ, ऐसी शादी व्यर्थ है। व्यर्थ है। क्योंकि वो जो संसर्ग हुआ उससे जो संतान पैदा होगी वो राक्षसी बनेगी, क्योंकि उसमें लड़की का कंसेंट ही नहीं है, वो विरोध भी कर रही है ना, राक्षसी प्रवृत्ति उसने दिखाई। तीसरा विवाह जो है वो है असुर विवाह, जहाँ लड़का और लड़की कोई सौदेबाजी करते हैं, जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहलाती है। अच्छा। जिसमें बोला जाता है, लड़की ने कहा आप मुझे इतना, मेरे भाई बहनों को इतना पैसा दे दो, या पिता ने बेच दिया अपनी बेटी को, जिसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट या कॉम्प्रोमाइज, जिसमें जैसे मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था, असुर विवाह था वो। अच्छा। वो नहीं चाहती थी शादी करना, लेकिन उसके पिता को वो मार देगा अदरवाइज, तो वो अपनी कंसेंट से फिर उसने कहा ठीक है मेरे पिता को छोड़ दो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े असुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो मेघनाथ का वध हुआ, है ना। तो ऐसी संतान वर्जित मानी गई है, क्योंकि वो संतान कभी भी फलेगी फूलेगी नहीं। ठीक है, तो वो भी वर्जित है। फिर चौथा है पिशाच विवाह, ये तो सबसे ही घृणित है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सोती हुई कन्या के साथ या किसी लड़की को नशा दे के, सुला के, या इवन शव के साथ जो संसर्ग किया जाता है। आपने सुना होगा कोई ऐसे आए हैं न्यूज़ में, डेड बॉडी के साथ भी लोग रेप करते हैं। ये पिशाच विवाह है, क्योंकि पिशाच, क्योंकि ऐसी जो योनि है जिसमें जिसके लिए कुछ भी घृणित नहीं है, उसके लिए सब कुछ मान्य है। तो ऐसा पिशाच विवाह भी, जैसे कई लोग ड्रिंक में किसी लड़की की ड्रिंक को करके उसके साथ रेप करते हैं, तो ये पिशाच विवाह कहलाता है। और इनका दंड भी बहुत बहुत अधिक है। संतान जो पैदा होगी वो तो खैर खराब होगी, लेकिन जो लड़का या आदमी या जो भी व्यक्ति ये करता है वो भी उसका दंड पाएगा। उसका पाप अक्षम्य है, दृढ़ कर्म। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपने हर एक विवाह को फिजिकल रिलेशन से जोड़ा है, लड़का और लड़की के। बहुत बारी लोग क्लब जाते हैं, वन नाइट स्टैंड हो जाता है, या डेटिंग कल्चर में आजकल चीजें हो गई, तो वो भी कोई किसी विवाह में काउंट होता है। वो तो असुर विवाह हुआ ना, उसमें वन नाइट स्टैंड में अगर आप पैसा लेके कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एक एग्रीमेंट है, और अगर आप उसमें अपनी कंसेंट से करो तो वो गंधर्व विवाह हो गया। वन नाइट स्टैंड। अच्छा, अगर दोनों का कंसेंट है तो वो गंधर्व विवाह हो गया। अगर वैसे तो अगर पैसा ले दे के हो रहा है तो वो आपका असुर विवाह हो। अच्छा। और इसके बाद 4 विवाह जो मान्य है, उसमें ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष है, प्रजापत्य है। क्या इसमें वो है कि अगर पिता बेटी का कंसेंट नहीं है, लेकिन जैसे भारत में होता है, माता पिता बच्ची के लिए, लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, अच्छा रिश्ता वर ढूंढते हैं और फिर विवाह कर देते हैं, तो वो प्रजापत्य है। ठीक है। फिर कहीं कहीं ये है कि वो जहाँ लड़की का कंसेंट है, लव कम अरेंज मैरिज हो रही है ना, बच्ची को भी पसंद है, नहीं लड़का लड़की पसंद करते हैं, फिर वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मदद से अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज जिसे कह देते हैं, जहाँ बच्चे की इच्छा को माँ बाप स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर वो भी विवाह है, आर्ष विवाह है। फिर ब्रह्म विवाह है, उसमें आप देवताओं को खुश करने के लिए एक विवाह कर रहे हैं, उसमें भी कंसेंट है, उसमें भी कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, सबका कंसेंट विद कंसेंट, हाँ, तो वो भी अलाउड है। और ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, देवताओं को खुश करने के लिए अलग से उसमें कुछ प्रक्रिया है, लेकिन वो सब अलाउड है। लेकिन ये जो 4 वर्जित विवाह हैं, ये बहुत बहुत ही खराब फल देते हैं। और आज की जनरेशन जो हम देख रहे हैं कि लड़का लड़की, देखिए ठीक है, फ्रीडम के नाम पे आप करो, लेकिन आप ये जानते हो आपको ना केवल आपको सेक्स रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकती हैं अगर प्रोटेक्शन ठीक नहीं यूज हुआ, और दूसरे आपका मेंटल जो आपके ऊपर जो वो छोड़ के जाएगा, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर होता है, और उसका एनर्जी ऐसा नहीं कि नहाने से वो हट जाएगी, वो आपकी मेमोरी में, आपके जीवन में वो समय तो चला गया, वो समय हमेशा के लिए अंकित है। स्पिरिचुअल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, बिल्कुल तो वो बहुत डेंजरस है आगे आपके रिलेशन। इवन उनसे होने वाले बच्चे, देखिए जहाँ जिन धर्मों में मल्टीपल मैरिज अलाउड है, वहाँ आप देख सकते हैं उनकी संतति कितना ग्रो करती है। आपको कौरवों का और पांडवों का पता है ना, कौरव 100 थे, सारे मारे गए, और 5 पांडव थे, लेकिन वो भी 2 माओ से थे, है ना, तो वो अलग अलग है ना। तो वो जहाँ संतति अलग हो, इवन भारतीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इतना उन्नत शास्त्र है, इतनी उन्नत साइंस है, सुपर साइंस है, यहाँ कंसेप्शन यानी गर्भाधान का भी एक मुहूर्त दिया गया है। अच्छा। कब आपको अगर पुत्र चाहिए तो किस दिन संसर्ग होना चाहिए, कब आपको पुत्री चाहिए तब संसर्ग किस दिन होना चाहिए, वो पीरियड्स लड़की के देखे जाते हैं, उसकी डेट से कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा, यानी कि अगर आपको संतान में लड़का करना हो तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बेसिस पे आप। जी। अच्छा। और इसमें भी ये है कि अगर आपको सर्वगुण संपन्न चाहिए संतान, देखिए ये भी बहुत हमारा राम जैसे,
जैसे भगवान राम या कृष्ण या हाँ। आपको ऐसे, तो उसके भी डेज फिक्स्ड होते हैं किन दिन आपको संतान, और कहीं कहीं कुछ दिन वर्जित माने गए हैं, क्योंकि उस दिन अगर संसार से संतान होगी तो वो या तो एबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा या वो ऑटिज्म या दूसरी जो बीमारियां हैं डिसेबिलिटी वाली बच्चे पैदा होता है। तो पति पत्नी का संबंध जो है इसमें भी बहुत सारा ज्योतिष छुपा हुआ है, और अगर सही तरीके से आप अपना संबंध निभाएंगे तो आपकी संतान भी अच्छी होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, आगे प्रोग्रेस करेगी, आपका जो प्रोजनी और आपकी जनरेशन है आगे की लेगेसी वो अच्छा चलेगी। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना माँ बाप के कंसेंट के लड़के लड़कियां प्यार में आके भाग के शादी कर लेते हैं, तो वो क्या मान्य है ज्योतिषाचार्य में, क्या वो एक्सेप्टेबल है? देखिए वो ठीक है आपका, अगर आपने फेरे वाली शादी जिसे कहते हैं ना, आपके मंत्रोच्चारण के साथ आपने आर्य समाज मंदिर में शादी कर या ली, कोर्ट में कर लिया, हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने माँ बाप की सहमति नहीं ली, जैसे वो मूवी है धड़कन में जो एक धड़क यस धड़क मूवी, उसमें जो दिखाया गया है, तो आपने देखा है ना लास्ट में एंड क्या होता है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। माँ और बाप कुंडली में सूर्य जो है वो कारक होता है पिता का, चंद्रमा कारक होते हैं माँ का, सूर्य आपका हेल्थ का भी कारक है, सूर्य प्रमोशन और राइज इन करियर का कारक, लीडरशिप का कारक है, और चंद्रमा जो है वो आपका मन, शांति, माँ, हैप्पीनेस, सुख का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक भी है। और इसके साथ जब लीगली, जब मंत्रोच्चारण के साथ या किसी भी धर्म के मंत्रों के द्वारा शादी होती है तो उसमें बृहस्पति की सहमति मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, तब जब ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में तो कि देवता पृथ्वी पर आते हैं जब आपके विवाह की यज्ञ जब होता है, विवाह यज्ञ, उसमें सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, देवता प्रेजेंट होते हैं, तब उनके आशीर्वाद से विवाह होता है, तब वो आपको अच्छा आगे आपको फलित होता है, आपका प्रोग्रेस होती है, पति पत्नी दोनों राइज करते हैं। आजकल इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? हाँ, क्यों हो रहे हैं, ये आपने कभी सोचा इस बात को? मेरे को लगता है कि आजकल के कल्चर में लोग ना कुंडली जो है मैचिंग पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, तो ये देखिए भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, है ना, तो इसमें से भी 50 करोड़ ही या 50% हिंदू ही कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषी के पास, सब नहीं जाते है ना, लेकिन कहीं कहीं जब आपको माता पिता का आशीर्वाद है, आपने ऐसे शादी करी, ठीक है, लकीली आपकी कुंडली में सब अच्छा था तो आपकी निभ गई, लेकिन जहाँ पे कुंडली दिखाई और कुंडली गलत देखी गई, देखिए कुंडली देखना कोई छोटा बच्चे का खेल नहीं है, आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लोग सोचते हैं 1 मिनट में कुंडली मैचिंग हो जाएगी, एक कुंडली मैचिंग करने में 4 घंटे लगते हैं। 2 व्यक्तियों की कुंडली जब आप मैच करेंगे कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए। पहले एक का पूरी कुंडली 1 घंटा एनालिसिस किया जाएगा, उसका जीवन पूरा देखा जाएगा, उसके अच्छे बुरे योग देखे जाएंगे, फिर दूसरे का, फिर दोनों की आपस में देखी जाएगी, फिर दशा दिखी जाएंगी अगले 25 से 30 साल 40 साल की, और फिर उसके बाद उनके जो दोष हैं, अगर उनका जैसे किसी में मंगल दोष है, किसी में संन्यास योग है, किसी में विधवा योग है, विधुर योग है, तो ऐसे में आप विवाह कैसे कर रहे हैं उनका, है ना, तो कैंसिलेशन होना है, ऐसे बड़े सारे योग होते हैं, इन सबको देखने में 4 घंटे का वक्त लगेगा, तब जाके एक अच्छा ज्योतिषी अच्छी कुंडली मैचिंग करके बताएगा और तब अच्छे मुहूर्त में विवाह किया जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के थ्रू क्या जो तलाक होते हैं या फिर बहुत सारी लड़कियां जो कम एज में अपने पति को खो देती है, विधवा हो जाती है, तो टाला जा सकता है इस चीज़ को? देखिए 3 तरह के कर्म होते हैं, दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़। ठीक है। अगर कुंडली में दृढ़ योग है कि उसे विधवा होना ही है तो वो विधवा होके रहेगी, कोई नहीं बचा सकता, कोई पूजा, कोई भी दान, कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन अदृढ़ है कर्मा उसका, यानी कि वो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, पूजा करके, दान करके अपने उस नेगेटिव कर्मा को नलिफाई कर सकती। कैसे? जैसे बारिश हो रही हो तो आप छाता लगा लेते हैं, है ना, लेकिन बारिश से आप अगर बहुत तेज बारिश हो तो थोड़े सा भीग ही जाते हैं, 10-20% भीग जाते हैं, तो 80% बच जाते हैं। तो अदृढ़ कर्मा आप इस तरह से उपाय करके बच सकते हैं। जैसे गर्मी लग रही है तो आप एसी रूम में आ गए, लेकिन अगर एसी रूम में नहीं होंगे तो गर्मी में पसीने आएंगे, है ना, डिहाइड्रेशन भी होगा, बीमार भी हो सकते हैं, लू भी लग सकती है। तो इस तरह से उपाय तो इतने वर्क करेंगे जब अदृढ़ कर्मा हो। लेकिन जहाँ दृढ़ादृढ़ है, यानी पार्शली यू कैन चेंज, पार्शली यू हैव टू सफर, तो वहाँ उस केस में फिर पार्शली मिलेगा। अगर किसी का कुंडली में योग है कि एक्सीडेंट होना है, तो एक्सीडेंट मुझे पता है तो मैं बता दिया, तो वो व्यक्ति थोड़ा प्रिकॉशन रखेगा। और डेफिनेटली हमने बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रेडिक्शन दी है जहाँ उन्होंने प्रिकॉशंस अपनाए, उपाय करे, दान करे, और दान का तो कलयुग में बहुत बड़ा फल बताया गया। भगवान का नाम लेना, विष्णु सहस्त्रनाम नाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ,
या मृत्युंजय मंत्र का पाठ, ये आपके उस एक्सीडेंट को 20% में कन्वर्ट कर देगा जो 100% होने वाला है। टल सकता है, कहने का मतलब दृढ़ा दिन में वो कुछ परसेंटेज कम हो सकता है। मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीटली आपको मतलब पूरी हड्डियां टूटने का योग है, तो आपने उपाय किया तो एक आध हड्डी टूटी, बस वो फ्रैक्चर हुआ, 2-3 हफ्ते में ठीक हो गया। लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है जो मृत्यु तक को टाल सकता है जी, और ये अनादि काल से चला आ रहा है, क्या ये बात सच है? जी, मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र, उनकी तो आयु ही 12 साल थी, लेकिन उन्होंने मृत्युंजय मंत्र किया तो भगवान शिव आ गए। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सारे ग्रह निष्फल हैं फिर तो कोई भी, लेकिन इतनी शक्ति होनी चाहिए आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके संस्कारों में, आपके कार्यों में, तभी आप अगर अच्छे इंसान होंगे तभी तो वो फलित होगा आपका रेमेडी। अदरवाइज वो रेमेडी बेकार है। अगर आप पाप करे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप दान कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो तो दिखावा है। नहीं, अगर एक इंसान अच्छा है, ठीक है, अगर एक इंसान अच्छा है, इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा है, इसके बावजूद कहते हैं नाम जप करना, आजकल जैसे प्रेमानंद जी गुरु जी कहते हैं राधा राधा नाम जप कर रहा है, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा है, अच्छे कर्म है, तो क्या वो अपने बुरे जो कर्म उसने पास्ट लाइफ में किए उसको टाल सकता है? जो इस लाइफ में उसको सफरिंग है वो कम कर सकता है? कुंडली में 12 घर होते हैं, 5वां घर पंचम जो होता है, पंचम स्थान आपके पूर्व कर्मा का भी घर है। कहीं कहीं दृढ़ कर्मा जहाँ आ जाता है वहां वो टाल नहीं सकता। लेकिन जैसे मैंने बोला दृढ़ या अदृढ़, इन कर्मों को आप अपने पाठ से भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा जी का जाप कर रहे हैं या और कोई भगवान जो भी इष्ट है आपके उनका नाम ले रहे हैं, तो क्या होगा आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस आ जाएगी, धीरे धीरे आपको वो सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। जो भी नेगेटिव दशा या नेगेटिव ग्रह का योग हो रहा है तो वो मिल जाएगी। कई जगह जहाँ हमने देखा है किसी व्यक्ति का शादी नहीं होती, जैसे देखिए कई ऐसे बैचलर हैं 40 साल के हो गए, 45 हो गए, कभी शादी नहीं हो। मेरे पास ऐसी कुंडलियां जहाँ मैंने शादी करवाई है 40 साल में, मैं पाठ करवा के करवाई। मैं इस बारे में ही बात करूंगा क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी कुछ है जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है। पहले तो मैं आता हूँ मंगल योग पे, मांगलिक दोष। बहुत सारे लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मांगलिक अगर किसी को दोष है तो शादियों में डिले हो जाता है, या फिर अगर वो अमांगलिक लोगों से शादी करते हैं तो शायद वो पति पत्नी किसी को भी खो सकते हैं। तो क्या इसका कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है या फिर इसका साइंस बेस्ड क्या फैक्ट है? वो बिल्कुल साइंस बेस्ड है। देखिए मंगल दोष जो, या जिसको मंगल योग कह लीजिए, वैसे तो मंगल एक शुभ, मंगल शब्द ही शुभ है ना, मंगलमय है ना, मंगल शुभकामनाएं हम देते हैं। लेकिन मंगल ग्रह जो है वो एनर्जी का कारक ग्रह है, वो आपको पावर देता है। अब एक व्यक्ति जो शादी, जब 2 व्यक्तियों का संबंध होता है तो एक व्यक्ति बहुत बलशाली है, उसकी पावर बहुत है, उसमें एनर्जी बहुत है, और दूसरा व्यक्ति सबड्यूड है ना, उतनी एनर्जी वाला नहीं है। तो क्या होगा, पति की इच्छा हो रही है कि हम घूमने जाएं और पत्नी कह रही है मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, या मेरा तो मन नहीं कर रहा, या मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरे में एनर्जी भी नहीं, मैं थकी हुई हूँ। तो फिर क्या होगा, कला होगी घर में। ये तो सिंपल कला का प्रिंसिपल हो गया, जहाँ एक मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी होती है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ स्ट्रॉन्ग मांगलिक होते हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग मांगलिक होते हैं, जैसे लगन में अगर मंगल बैठा हो, लगन यानी कुंडली का पहला घर, और चौथे घर में, 8वें घर में, 7वें घर में और 12वें घर में मंगल बैठता है लगन से, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक कहलाता है। इसके वजह से मंगल की स्थिति हम चंद्रमा और शुक्र से भी देखते हैं। शुक्र क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह है। तो अब बात वही है, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कितनी है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी कितनी है, एंड रोमांटिक कंपैटिबिलिटी कितनी है। तो मैचिंग इसलिए की जाती है। तो वो दोनों को एडजस्ट अगर कैंसिल हो जाएगा तो मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी शादी हो सकती है। बहुत सारे लोग जब सुनते हैं कि मैं वो मंगल ग्रह से कहीं ना कहीं वो अगर उनके ऊपर मंगल ग्रह चल रहा है तो ना वो कहीं ना कहीं मन में ना निगेटिव, लेकिन ये अच्छी चीज है कि आप ज्यादा एनर्जेटिक हो। अगर आप मांगलिक हो दैट मीन्स कि आप पे मंगल जो ग्रह है उसका ज्यादा आशीर्वाद है, आपके ऊपर ज्यादा एनर्जी है, तो इस वे में ले, ना कि उसको नेगेटिव वे में ले। जी, मंगल दोष को हवा मत बनाइए। मंगल मांगलिक होने का मतलब है यू आर मोर एनर्जेटिक, तो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। जनरली 28 से 30 साल के बाद शादी ऐसे लोगों की होती है जो मांगलिक होते हैं। 28 से 30 साल नॉर्मल देखा गया है। मंगल दोष जल्दी करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि वो जब भी किसी मैच में जाएंगे उनका गुस्सा, उनका एग्रेशन निकलेगा, वो टिकी नहीं पाती है वो चीज, वो संबंध, हाँ, वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, उनके एनर्जी लेवल। और हमने ऐसे देखिए, मैंने तो 40 साल में भी एक लड़की की शादी कराई है। कैसे कराई? मैंने उसके लिए, उसको मंगल के लिए, उनकी कुंडली में जो योग था, तो मैंने उनको 108 सुंदरकांड करने को बोला। अब आप देखिए ग्रहों का, ये 35 साल की उम्र में उनको उपाय दिया था, और उनकी शादी को अब 11 साल हो गए हैं। हाँ, शी इज राइट नाउ आई थिंक 54 ईयर्स ओल्ड। 54 ईयर्स की हो गई है, 40वें साल में शादी, 14 साल से अच्छी चल रही है मैरिज। अब बताती हूँ मैं उपाय। मैंने उनको बोला आप सुंदरकांड का पाठ करो, 108 सुंदरकांड। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं 30 से 40 मिनट में हो जाता है। प्रतिदिन में एक बार करोगे तो 108 दिन में 108 सुंदरकांड हो जाएंगे।
आप देखिए ग्रहों का खेल ये है कि 108 सुंदरकांड करने में उन्होंने 5 साल लगा दिए। 5 साल कर ही नहीं पाती थी वो, एक बार करती थी 2 दिन बाद फिर झगड़ा हो जाता था, कुछ हो जाता था। मैंने उन्हें बोला आप मंदिर में बैठ के पाठ कर लो, घर में अगर झगड़ा होता है कुछ प्रॉब्लम है। फाइनली जब 108 जैसे उनके 100 पूरे हुए उनकी शादी पक्की हो गई। और किससे हुई? जिससे वो 15 साल से जानती थी, उन्हीं के ऑफिस के कोलीग से। तो बेसिकली लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, अच्छा। शादी नहीं हो पाती। लेकिन जैसे उपाय पूरा हुआ विदिन 10 डेज उनकी शादी। तो बेसिकली मंगल ग्रह जो है बेसिकली एनर्जी अगर चैनलाइज हो गया तो फिर इट्स ऑल अबाउट जी। साइंस। ये तो मंगल दोष का, या वैसे मैं बता रही हूँ। इसके अतिरिक्त शुक्र पीड़ित हो, शुक्र कारक है विवाह का, प्रेम का, और वो कंबस्ट हो, है ना, अस्त होता है शुक्र कुंडली, कई बार नीच का होता है, करेक्ट। नीच की राशि में होता है। ऐसे लोगों का इच्छा ही नहीं होती शादी करने की, वो हमेशा टालते, उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि उनको किसी के साथ रहना है। तो फिर ऐसे में तो विवाह का योग ही नहीं है, डिनाइल ऑफ मैरिज है ना। और कई जगह बृहस्पति नीच का है, तो ऐसे लोगों की शादी हो जाती है, बच्चा ही नहीं होता। तो फिर ऐसे केस में हम उन्हें पहले बता देते हैं कि आपकी कुंडली में बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, आप बच्चा अडॉप्ट कर लो, टाइम वेस्ट करने की जगह। क्योंकि एक उम्र के बाद तो सभी चाहते हैं कि बच्चा कम से कम 20-21 साल का तो हो जाए, जब तक वो रिटायर होते हैं, है ना। तो लेट मैरिज में फिर लेट चिल्ड्रन भी होगा तो प्रॉब्लम होती है। तो समय पे अगर बच्चे हो जाए, समय पे शादी हो जाए। और आजकल तो देखिए 20 से 25 साल आइडियल एज है फॉर मैरिज। दो अभी भी बच्चे 30 साल से पहले शादी नहीं करना चाहते। लेकिन अच्छी आयु जो होती है, जो कहते हैं ना फर्टाइल एज है, वो 20 से 25 साल की एज है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। उसमें शादी कर लेनी चाहिए। करियर साथ साथ आप चला सकते हैं, करियर साथ साथ आप मैनेज करो। टू मच मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए अपने शादी को डिले करना 28 से 30 साल के बाद, 30 साल पे तो शनि का फिर योग शुरू हो जाता है। पर ये बहुत बड़ी उनके हाथ में नहीं होता है ना, कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की शादी बहुत डिले होती है, आफ्टर 30 भी नहीं हो पाती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसकी अभी नहीं हो पा रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है और इसका क्या रेमेडी, कुछ रेमेडी है तो? नहीं, बिल्कुल है। देखिए हर एक इंडिविजुअली देखी जाएगी, हर व्यक्ति की, उसकी कुंडली में कौन से योग हैं। कुंडली देख के पता चल जाता है कब शादी होनी है। किसी की बहुत देर से होनी है तो देर से होगी। अब जिनका मैंने अभी कोट किया, उनकी शादी का मैंने, जब वो 24 साल की थी तभी मैंने बता दिया था इनकी शादी देर से होगी। अब देर जो है वो 28-30 के बाद देर ही है, लेकिन होते होते 40 में हुआ। अगर वो 28 में उपाय शुरू कर लेती और 1 साल में कर लेती तो 28-29 साल में शादी हो जाती। लेकिन उन्होंने शुरू ही करा 35 साल में, जब दिखा कि अब तो हो ही नहीं रही है, और करते करते भी 4-5 साल लगा दी, 40वें साल में शादी। तो ये उपाय करना समय पे करने से, आप समय पे करोगे, समय पे ज्योतिषी से सलाह लो, आपको ज्योतिष बहुत हेल्प करेगा। हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष हेल्प करता है। और मेरे से तो मुसलमानों ने भी प्रेडिक्शन लिया है, सिखों ने भी प्रेडिक्शन लिया, क्रिश्चियंस ने प्रेडिक्शन लिया है। पाकिस्तान के एक शेफ जो लंदन पोस्टेड है, पाकिस्तान सिटीजन, लंदन में वो शेफ है, लंदन के एक बड़े होटल में, उन्होंने मेरे से ईमेल के द्वारा प्रेडिक्शन लिया आज से बहुत साल पहले। और क्रिश्चियंस लेते रहते हैं। अभी कनाडा में कुछ क्रिश्चियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो प्रेडिक्शंस ले रहे हैं मेरे से। सिख लेते हैं। कोई इसमें धर्म नहीं है कि ये हिंदू धर्म का ही सिर्फ हिस्सा है। जैसे एक डॉक्टर सारे धर्मों के मरीजों को ठीक करता है, वैसे एक ज्योतिषी सभी को सही सलाह देगा, क्योंकि वो सबके लिए बराबर शास्त्र है। Correct. कोई ऐसा नहीं किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग सलाह होती है। वो अपने धर्म के मंत्रों की पूजा करें। आप अगर भगवान का नाम लेना है तो क्रिश्चियन अपना हिसाब से करे, मुसलमान अपने हिसाब से करे, सिख अपने हिसाब से ठीक है। तो इस टर्म पे आते हैं। अभी जैसे नाम जप की बात कर रहे थे, प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं कि अगर नाम जप कर रहे हो आप, तो इस दुनिया में आप बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम को टाल सकते हो, राधा नाम का जप करते हो। तो आपके हिसाब से मंत्र जाप करना ज़्यादा अच्छा है या फिर नाम जप करना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, नाम जप करें या कोई भी मंत्र का जाप करें, स्रोत का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, रामचरितमानस या गीता का पाठ करें, सब वर्क करेंगे अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, और उसके साथ अपना व्यवहार भी चेंज कर रहे हो। आप इधर से तो जाप कर रहे हो, दूसरे आप करप्शन में जा रहे हो, लोगों को दुखी कर रहे हो, तो जो उनकी हाय लगती है ना, वो आपका वो सारा जाप विफल कर देती है। नाम जप का फायदा, इवन हरिद्वार लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, है ना, या अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, इन सब का फल तब आपको मिलता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब आप उसके बाद अपने आप को बदल लेते हैं। आप कोई गलत कार्य नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते। हमारे छह हमारे शत्रु होते हैं, षड रिपु हमारे शास्त्रों में बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अच्छा। है ना। आप एक तरफ से तो आप पाठ कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा, तो कैसे वर्क करेगा? एक तरफ से तो आप राधा राधा कर रहे हो, दूसरी तरफ से अपने नौकर पे क्रोध कर रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, कैसे आपका नाम जब फल करेगा? एक तरफ से आप घूस ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, करोड़ों की रिश्वत ले रहे हो,
और उधर से आप कह रहे हो कि मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा हूँ या मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, तो सब बेकार है वो। यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। और गंगा जी में स्नान करने के बाद, अगर गंगा जी में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते तो फिर तो सभी सुखी होते, हर कोई डुबकी मार के आ जाएगा। गंगा जी में स्नान का मतलब या महाकुंभ में स्नान का मतलब है इसके बाद आप अपने आप को बदल लो। अब आप कोई गलत कार्य मत करो, किसी को तंग मत करो, एक अच्छा इंसान बनो, और फिर आप जो पाठ करोगे फिर उस स्नान का भी फल मिलेगा। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन पे आते हैं। आपने इस बार एनडीए और बीजेपी में जो इलेक्शन हुए थे बीच में प्रधानमंत्री पद के लिए, आपने शायद जी मोदी जी की प्रेडिक्शन, मोदी जी के लिए तो मैंने 3 बार प्रेडिक्शन किया था, 3 मेरे सारे अपलोडेड हैं वीडियोस, 3 बार वो जीते हैं और सही रही प्रेडिक्शन। मोदी जी क्या लगता है कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे? मोदी जी खुद तो जाएंगे नहीं, वैसे 75 साल में उन लोगों ने रिटायरमेंट का बोला है। बट देखा जाए तो उनका ऐसा नहीं है, वो हो सकता है अपना पद दे जाए अगले साल मार्च के बाद, लेकिन जो भी आएगा उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर वो बीजेपी का ही होगा। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ही रहने वाली है। अच्छा नहीं, मैं मोदी जी के बारे में बोलो, क्या वो अगर आपने उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीड की हो तो क्या वो प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं? वो खुद अपनी स्वेच्छा से हटेंगे, उन्हें किसी चार्ज या किसी एलिगेशन से नहीं हटाया जाएगा। उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग राजयोग है, उनके धन योग है। और मेरे हिसाब से वो अगले 6 महीने बल्कि मार्च तक तो उनका अच्छा ही चलने वाला है, उसके बाद शायद वो खुद ही छोड़ देंगे पद को। अच्छा, तो उसके बाद क्या लगता है योगी आदित्यनाथ? नहीं देखिए, ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा कौन सा आता है। आएगा बीजेपी की ही गवर्नमेंट रहने वाली है, पूरा 5 साल पूरे करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट, और उसके अगले बार भी बीजेपी आएगी। तो राहुल गांधी का अगर आपने चार्ट रीड किया है तो क्या वो कभी हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, उनके राजयोग महाभाग्य योग में तो वो पैदा हुए हैं, इसीलिए वो विपक्ष के लीडर हैं और इतने करोड़पति हैं, इतने अच्छे, मतलब उनका जो खानदान है फेमस है, लेकिन उनके राजयोग प्राइम मिनिस्टर बनने के नहीं है। अच्छा, तो उनकी कुंडली में तो अब कोई चांस नहीं है आगे तक। आपने कभी योगी आदित्यनाथ की कुंडली रीड की है? बिल्कुल, उस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, इनफैक्ट उनका भी मैंने ये डाला था प्रेडिक्शन उनके बनने से पहले, और उनकी कुंडली मोदी जी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। तो आने वाले टाइम का 10 साल का अगर हम भारत का फ्यूचर देखें तो आपके मुताबिक कैसा रहने वाला है? देखिए, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मंगल की दशा शुरू होने वाली है, भारत विश्व गुरु बन के उभरेगा अगले 7 सालों में। अच्छा। सितंबर से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है, अगले 2 साल में भारत हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा। ठीक है जी, कंफर्म्ड है, इसकी मैंने प्रेडिक्शन पहले ही कर रखी है। और 6 साल में भारत नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन चुका है। 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जीडीपी है भारत की अभी। जापान को पीछे छोड़ दिया, जर्मनी को अगले साल तक पीछे छोड़ देंगे, और उसके अगले 2 साल में चाइना को भी पीछे छोड़ के 2nd नंबर पे आ जाएंगे, और फिर 6 साल के बाद यूएसए को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि भारत की आने वाली दशा बहुत स्ट्रांग है और भारत में बहुत सारे बड़े पॉजिटिव चेंजेस होने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो एक टारगेटेड कहा जाता है कि 2075 तक 2075 तक भारत इस दुनिया का 2nd लार्जेस्ट जीडीपी बनेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि 6 साल में ही हो जाएगा ये। जी देखिए, भारत 140 करोड़ लोग जो भारत के हैं, इनको मोदी जी ने पिछले 11 सालों में अच्छी तरह से जगा दिया। डिजिटल इकोनॉमी आ चुकी है, डिमोनेटाइजेशन हो चुका है ना, जीडीपी और हमारा जीएसटी टैक्स लग रहा है, हर चीज अब ऑनलाइन हो गई है। कोविड ने हमें डिजिटल बैंकिंग भी दिखा दी है ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन। आजकल एक छोटा ठेले वाला, एक चाय वाला, एक गोलगप्पे वाला भी यूपीआई से है ना, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ले लेता है। जब सभी 140 करोड़ लोग ये करेंगे तो आप सोचिए 140 करोड़ ब्रेन्स काम कर रहे हैं एंड 280 हाथ काम कर रहे हैं, तो ये तो आप सोच सकते हैं। हमारे को इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो पॉपुलेशन अगर पढ़ी लिखी और कुशल है ना, कौशल विकास केंद्र मोदी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया ही है, ये सब अगर चीजें पॉजिटिवली वर्क करेंगी, और भारत तो यंगेस्ट देश है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश है इस समय। 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, 65% लोग 35 साल से कम उम्र के। तो जो एक यंग देश है वो जब वर्क करता है, और एक जापान जैसा बूढ़ा देश जहाँ एवरेज एज ही 80 साल 90 साल है, और जहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ 140 करोड़ है, कनाडा में 4 करोड़ पॉपुलेशन है, यूएसए में सिर्फ 25-30 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, पाकिस्तान 25 करोड़ है, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो इंडियन ब्रेन्स के पास है। तो ये जो वर्क करती है ना, तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो एक पॉपुलर वो रहे हैं फिलोसफर हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने कहा है कि ये जो समाज होता है ये एक जीता जागता
प्राणी है, ये हर पल सांस ले रहा है और बढ़ रहा है। एक एक व्यक्ति विशेष की जो इंडिविजुअल जो उसकी एम्बिशंस हैं, उसके जो लक्ष्य हैं, अगर भारत के 140 करोड़ लोगों का लक्ष्य है आगे बढ़ना, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया आ चुका है, मेक इन इंडिया आ चुका है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, नेट के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं और आज की यंग पॉपुलेशन तो बहुत स्ट्रांगली टेक्निकली क्वालिफाइड है ना, सीख जाते हैं। छोटे छोटे बिल्कुल 10वीं पास 8वीं पास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हैं इसके द्वारा। और अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इन चीज़ों को, ये कई तरह की सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है इस समय, तो भारत का भविष्य तो बहुत सुनहरा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि मंगल की दशा होने से थोड़ा सा युद्ध शुरू में होगा, लेकिन उसमें भी हमें पीओ के वापस उसमें भी हमें विजय ही प्राप्ति होगी। और एक्चुअली ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया और भी लंबा हो सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस पसंद करेगी तो हम सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड में भी आपको ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते अगर आप हमारे ऑडियंस को, हमारे देश के निवासियों को, या फिर कोई पॉलिटिशियन ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, पॉलिटिशियंस की कुंडली में शनि का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। शनि होता है कारक आपके कर्मों का, और शनि मासेस का कारक ग्रह है। अगर किसी पॉलिटिशियन को राइज करना है, कई पॉलिटिशियन को हमने प्रेडिक्शन दिए हैं और जीते हैं, और जिनका हारने का बोला वो हारे हैं, तो उनको अपने कर्मों का ध्यान रखना है, उन्हें सच में ही काम करना पड़ेगा। आने वाला जो समय है, जो नई गवर्नमेंट जब आएगी, नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे वही पॉलिटिशियन सफल होंगे जो सच में गवर्नमेंट, जो सच में पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को, बृहस्पति भी अतिचारी रहने वाले हैं अगले कई साल, और जुपिटर के साथ साथ सैटर्न का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी शनि मीन राशि में है, फिर नीच के हो जाएंगे मेष में, तो अगले 5 साल जो है वो शनि और बृहस्पति बड़ा खेल खेलेंगे, और ये दोनों ग्रह ही पॉलिटिशियन से जुड़े हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो सच में काम करना चाहते हैं, जो सच में 8 से 10 घंटे प्रतिदिन जनता के लिए काम करेंगे, वही लीडर बनेंगे। मंगल की दिशा में लीडरशिप बहुत अच्छी होकर उभरेगी, और अपने अंदर के अपना जो गुस्सा है, मंगल जो गुस्सा या एक एंगर देते हैं, उसको अगर कोई कंट्रोल करता है, मन चंद्रमा का कारक, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, अगर उसको कोई शांत रखता है और साथ में भगवान का नाम लेता है, अच्छे कर्म करता है, तो डेफिनेटली वो राइज करेगा, और जो दोषी हैं उनको दंड मिलेगा। इस समय तो मैंने बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन भी की थी कि जो लोग करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए रिश्वत ले रहे हैं, ये सब पकड़े जाएंगे, इन सबको दंड मिलने का साल है ये साल 2025 में। तो आपने देखा भी होगा, कई सारे करप्ट पकड़े गए हैं लोग, बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस ऑल्सो। तो ऐसे लोग वार्न हो जाएं, भगवान का नाम ले, अब तक जो किया तो किया, बट आगे अच्छा करे, अपने देश से गद्दारी ना करे, क्योंकि देश से जो गद्दारी करता है, अपने परिवार से जो गद्दारी करता है, अपने माँ बाप का जो अपमान करता है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता, फिर वो चाहे कितना पाठ कर ले, कुछ कर ले। तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और प्रतिदिन आधा घंटा एटलीस्ट भगवान का नाम जरूर लीजिए, चाहे कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, ठीक है, वो लीजिए, तो उससे आपका उद्धार होगा। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जानी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए और ऐसे आंसर दिए गए जो शायद इससे पहले आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं सुने होंगे। सबसे पहली बात कि हमारे कल्चर में ये है कि शादी से पहले कुंडली मिलान, कुंडली मैचिंग ज़रूरी है। तो अगर आप ये करते हो तो शायद हो सकता है कि जो चीज़ें प्रॉब्लम शादी में चल रही है उससे आप बच सको। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आ रहा हो, क्योंकि सीज़न 2 स्टार्ट हो गया है, एपिसोड 2 कंप्लीट हो गया है, पहले एपिसोड को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। मैं होप करता हूँ कि ये सेकंड एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा, तो इसको बहुत अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर मैम से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं मैम का इंस्टाग्राम हैंडल या वेबसाइट है वो ज़रूर डाल दूँगा। और मेरे को लग रहा है कि आपसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बाकी के एस्ट्रोलॉजर की तरह साउंड नहीं कर रहे हो। देखिए, हमारी वेबसाइट vedangjotish.com पिछले 18 साल से चल रही है, 2007 से, और हमारी वेबसाइट को आप चेक कर लीजिए, उस पर सारे वैलिडेशंस हैं। लोग देश विदेश से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडियंस भी, फॉरेनर्स भी, रशियन, सब लोग हमसे प्रेडिक्शन लेते हैं, जो रिकॉर्डेड डेटा है। हमारे पास वैलिडेशंस है, हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ ए साइंस, है ना। और हमारा ऑब्जेक्टिव ज्योतिष, जेन्युइन ज्योतिष को प्रमोट करना है, पैसा कमाना या फेम हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है।
हमारे गुरुजी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने सिखाया। के.एन. राव सर इस समय 94 ईयर्स के हैं, इसलिए वो अब प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, लेकिन हम उनके जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी करते हैं और अपने गुरु का अनादर तो हम नहीं कर सकते, तो हम उसी तरह से ज्योतिष करते हैं। तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के लिए आप आइए, लेकिन कोई टोना टोटका आपको चाहिए या आप सोचते हैं तंत्र मंत्र कराना है तो वो हम नहीं करते। आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपनी दिशा और आपका जो आपका आगे बढ़ने की इच्छा है उसको कार्यान्वित कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप चाहते हो कि मैम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी आए और जुड़ी रहे तो आप कमेंट करो, क्वेश्चन करो और फिर हम जरूर बुलाएंगे मैम को और इस पॉडकास्ट को वायरल कर दो। शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ओके।